एमिरेट्स कभी वॉर के लिए बनाया ही नहीं गया था। उसका पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि एक अनसर्टेन रीजन में सर्टेनिटी सेल करना, और पास्ट में ये सर्टेनिटी दुबई के नाम पर पूरी दुनिया में बेची गई। तभी दुबई फाइनेंस, ट्रेड और टूरिज्म के लिए दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग हब्स में से एक बन गया। आज की डेट में अकेले दुबई में 81,000 से भी ज्यादा मिलियनियर्स रहते हैं, एक ऐसा नंबर जो हर साल तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक ने दुबई की सारी मार्केटिंग को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि दुबई की क्रेडिबिलिटी को भी टेस्ट किया। अगर वो क्रेडिबिलिटी दुनिया की नजरों में गिर गई तो वो सिस्टम भी क्रैश हो जाएगा जिस पे दुबई अभी तक टिका हुआ है। फरवरी से ईरान ने यूएई पर 350 से भी ज्यादा मिसाइल्स और करीब 2000 ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ दुबई से हजारों की तादाद में लोग चले गए। कमर्शियल फ्लाइट्स और प्राइवेट जेट्स बुकिंग आसमान चूमने लगी। दूसरी तरफ होटल्स ने अपने प्राइसेस हाफ कर दिए, मॉल्स बिल्कुल शांत हो गए और सिटी के कुछ पार्ट्स में पहली जैसी एनर्जी नहीं बची। दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स कुछ ही दिनों में रफली 30% से गिर गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल्स डिस्टर्ब हो गए और यूएई में शिपिंग ट्रैफिक स्लो होने लगा, जिसमें डजन्स ऑफ वेसल्स उसके पोर्ट्स के पास ऑफशोर पर वेट करने लगे। यूएई एक सिंगल सेंट्रलाइज इकोनॉमी नहीं है, ये एक फेडरेशन है जहां अलग अलग रीजन्स अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। अबू धाबी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, यह देश के वास्ट मेजॉरिटी ऑयल रिजर्व को रखता है और सिस्टम को अपनी वेल्थ से अंडरराइट करता है। दुबई ने इसके एडिशन में उस फाउंडेशन के ऊपर कुछ और एडवांसमेंट की है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ऑयल पर नहीं बल्कि मूवमेंट्स पर चलता है, और इस मूवमेंट के मेन इंग्रेडिएंट है टूरिज्म, गुड्स एंड कैपिटल फ्लोज। सिटीज का रोल इन सब इंग्रेडिएंट को कनेक्ट करना है, फैसिलिटेट करना है, जिससे ये सब एफिशिएंटली फ्लो करते रहें। ये सिस्टम एक चीज पर रिलाय करता है जो है प्रेडिक्टेबिलिटी, जहाँ फ्लाइट्स टाइम से टेक ऑफ और लैंड करती हो, कार्गोस जल्दी प्रोसेस होते हो और डील्स बिना डिले के एग्जीक्यूट होती हैं। एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये नहीं कि चीजें काम करती हैं, बल्कि ये है कि वो बिना डिसरप्शन के काम करती है। ओवर टाइम ये एक्सपेक्टेशन ही दुबई का प्रोडक्ट बन गई है, प्रोडक्ट दैट दुबई ऑफर्स टू द वर्ल्ड। दुबई ने सिर्फ एक्सेस नहीं बेचा बल्कि सर्टेनिटी बेची है, वो भी एक ऐसे रीजन में जो पूरे वर्ल्ड में अक्सर इंस्टेबिलिटी से डिफाइन होता था। दुबई ने मिडिल ईस्ट में खुद को एक्सेप्शन के फॉर्म में पोजीशन किया है। इसी ट्रस्ट पर एमिरेट्स एविएशन बिल्ड किया गया है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने स्टार्टिंग में रियलाइज कर लिया था कि 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइज विद इन 8 आवर्स फ्लाइट फ्रॉम दुबई, जिससे दुबई दुनिया का एक आइडियल कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है। इसी एडवांटेज का फायदा उठा के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्लोबल हब बन गया, जहां यूरोप, एशिया और अफ्रीका से पैसेंजर्स कनेक्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही लॉजिक ट्रेड पर भी अप्लाई होता है। दुबई के पोर्ट्स स्पीड के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां कंटेनर्स आते हैं, प्रोसेस होते हैं और मिनिमल डिले के साथ फिर आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। ये एफिशिएंसी ही है जो कंपनीज को अट्रैक्ट करती है और एनेबल करती है नियर बाय जेबल अली पोर्ट को ग्लोबल टॉप 10 बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट्स में। ये पोर्ट हर साल टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंटेनर्स को हैंडल करता है। फिर चेरी ऑन द केक है दुबई का फाइनेंशियल लेयर। दुबई एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफर करता है जहां कैपिटल रिलेटिवली लो टैक्सेस और कम रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्रीली मूव करता है। ये दुबई को सिर्फ ऑपरेट करने की जगह के फॉर्म में नहीं बल्कि वेल्थ को स्टोर और मैनेज करने की जगह के फॉर्म में भी अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक का हर सेक्शन एक दूसरे को रेनफोर्स करता है, प्रमोट करता है। जैसे कि एविएशन ट्रेड को फीड करता है, ट्रेड फाइनेंस को सपोर्ट करता है, फाइनेंस दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। पूरा सिस्टम पब्लिक के कॉन्फिडेंस की वजह से काम करता है। लोग मान लेते हैं कि मूवमेंट हमेशा अनइंटरप्टेड रहेगी, प्लस सिटीज सेफ, स्टेबल और अपने सराउंडिंग्स की प्रॉब्लम से इंसुलेटेड रहेगी। यही है जो सिस्टम को इतने स्मूथली फंक्शन करने देता है। लेकिन 2026 के एक हफ्ते में ही दुबई की सारी चमक उतर गई।
28 फरवरी 2026 का वो मोमेंट था जब लोगों ने दुबई ड्रीम पे सेकंड गेस करना शुरू किया। एक ईरानियन प्रोजेक्टाइल ने फेरामाउंट होटल के सी फ्रंट साइड को हिट किया, जो फेमस पाम आइलैंड पे है, जहां मेगा मैंशंस और लेविश होटल्स बिल्ड किए गए हैं। फिर कुछ ही दिनों में दुबई के स्काईलाइन वॉर जोन में बदल गई। एक वीडियो 11 मार्च की है जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। ऐसे अटैक्स पूरी यूएई में लगभग हर दिन हुए हैं। उन्होंने लैंडमार्क्स, लॉजिस्टिक और हर तरह के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है। वॉर की शुरुआत से ईरान के ऑलमोस्ट आधे मिसाइल और ड्रोन्स यूएई को टारगेट किए गए थे। मोस्टली वो मिसाइल्स और ड्रोन्स दुबई पर फोकस थे, मगर ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन कुछ प्रोजेक्टाइल्स पेनिट्रेट कर गए और उनका इम्पैक्ट ग्राउंड में काफी ज्यादा था। यूएई एक ट्रेडिशनल सेंस में बैटलफील्ड कभी नहीं रहा है, लेकिन ये अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में डीपली एम्बेडेड है, जो इजराइल को सपोर्ट करता है। ये अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज होस्ट करता है, इंटेलिजेंस पर कोऑपरेट करता है और रीजनल लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। तेहरान के पर्सपेक्टिव से यूएई अमेरिकन नेटवर्क का हिस्सा है, तभी यूएई पर मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करके ईरान ने इसे कभी डिफीट नहीं किया, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स से डायरेक्टली कन्फ्रंट करे बिना यूएई को प्रेशर पॉइंट के फॉर्म में यूज करके अमेरिका की वॉर की कॉस्ट बढ़ाना चाहता है। इसलिए ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए यूज किए गए। ये अटैक दुबई में अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन पास्ट में सिटीज पर अटैक होते रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क का 9/11 अटैक, फिर 2005 में लंदन की सुसाइड बॉम्बिंग्स। ये दोनों सिटीज ने इन शॉक्स को एब्जॉर्ब किया और आगे बढ़े, लेकिन दुबई अलग तरह से बना है और ये क्लियर नहीं है कि ये पहले की तरह ऑपरेट कर भी पाएगा कि नहीं। इसके सिटीज के ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं कि वहाँ कौन जाके सेटल होगा। ये और सिटीज से फंडामेंटली काफी डिफरेंट है। दुबई की पॉपुलेशन मेजरली एक्सपेट्रिएट है, जिसमें नियरली 10 में से 9 रेजिडेंट्स फॉरेन पासपोर्ट रखते हैं। कुछ रेजिडेंट्स ब्रिटेन और अमेरिका के प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन काफी ज्यादा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के गेस्ट वर्कर हैं, जो सिटीज को रनिंग मोड में रखते हैं। दोनों ग्रुप्स के लिए दुबई से कनेक्शन अक्सर ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ट्रांजैक्शनल है। उनके यहाँ कोई डीप रूट्स नहीं हैं। दुबई आने वाले ज्यादातर एक्सपैट्स क्लियर रीजन के लिए यहाँ आते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज, हायर इनकम, टैक्स फ्री लाइफस्टाइल्स और सिटीज के अट्रैक्शन के लिए यहाँ आते हैं, और यही प्रिसाइसली वो चीज है जो दुबई को वर्ल्ड सेंटर बनाती है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके यहाँ रहते हैं। उनकी प्रेजेंस दुबई में ऑलमोस्ट एंटायरली प्रॉफिट कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है। जिस मोमेंट मैथ शिफ्ट होना शुरू होता है, वही रीजनिंग जो उन्हें सिटी में लाई थी वो टूटना शुरू हो जाती है। और यही दुबई जैसी एक इनऑर्गेनिक ट्रांजैक्शनल सिटी की मेन प्रॉब्लम है। दुबई जल्दी ग्रो कर सकता है जब कंडीशन फेवरेबल हो, लेकिन उतनी जल्दी श्रिंक भी कर सकता है जब वो कंडीशंस चेंज हो जाएं। अभी के लिए हालांकि हजारों रेजिडेंट्स और टूरिस्ट पहले ही दुबई छोड़ चुके हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अभी भी वहाँ हैं, जो ये दिखाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी भी उनके फेवर में काम कर रहा है। अभी भी माइग्रेंट वर्कर्स की वास्ट पॉपुलेशन वहीं रुकी हुई है। वो अटैचमेंट के कारण नहीं बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास रियल ऑल्टरनेटिव नहीं है। जितनी ज्यादा देर वॉर खींचेगी और जितने ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स दुबई को हिट करेंगे, उतना ही ये उनकी ट्रांजैक्शनल अपील को चिप अवे करता रहेगा और इन्वेस्टर्स को सेफर ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए पुश करता रहेगा। एक बार हॉस्टिलिटीज खत्म होने पर यूएई की लीडरशिप नई इंसेंटिव्स, बेल आउट पैकेजेस, वीजा एक्सटेंशंस और जो भी हो सके पॉलिसीज लेके आएगी, जिससे वो कैपिटल रिटेन करे और बिजनेस को बाहर जाने से रोक सके। और उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में से काफी पॉलिसीज सक्सेसफुल होंगी, जिसका रिजल्ट दुबई के लिए सर्वाइवल इंश्योर करेगा। लेकिन सर्वाइवल और थ्राइविंग एक नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट के आफ्टरमैथ अनइंटरप्टेड फ्लो की गारंटी, सीमलेस मूवमेंट की गारंटी, एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं दी जाएगी। इन्वेस्टर्स उन रिस्क को फैक्टर इन करना शुरू कर देंगे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ बिजनेसेस अपना एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देंगे। ज्यादातर कैपिटल दुबई में ही रहेगा, लेकिन कुछ कैपिटल क्वाइटली मूव किया जाएगा। पूरा एमिरेट साथ ही रहेगा। कोई भी सिटी चाहे कितनी भी वेल्दी या वेल कनेक्टेड हो, खुद को ज्योग्राफी से पूरी तरह इंसुलेट नहीं कर सकती।